अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिहान अख्तर और ये है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल WH मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग अपना स्पेशल फंक्शन का जो असल काम जहाँ से हम लोगों ने करना है वो तो सारी बेसिक्स थी तकरीबन गैमा फंक्शन की। मतलब आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जो चीज़ें हैं सारी वो तकरीबन आगे अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ही चलेंगी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहली डेफिनेशन आती है वाइस्ट्रॉस गैमा फंक्शन की। अब वाइस्ट्रॉस गैमा फंक्शन क्या होता है? ये वाइस्ट्रॉस एक साइंटिस्ट है, या आप कह सकते हैं मैथमेटिशियन है, जिसने ये हमारे पास फार्मूला दिया था। इसको हम लोग कहते हैं गैमा ऑफ जेड का रेसिप्रोकल, जो कि इक्वल किसके होगा? जेड ई की पावर माइनस जेड इंटू गैमा। इसको हम लोग बेसिकली आर भी पढ़ सकते हैं, इसको कुछ लोग गैमा पढ़ते हैं, कुछ लोग आर पढ़ लेते हैं। तो आप दो दो दिल लगे आप पढ़ लें। तो अब ये यहाँ पे आर क्या है इसका आगे जाके बताता हूँ मैं। तो जेड तो एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, और ये वाला जो साइन है ये जिस तरह हम लोग समीशन नहीं यूज़ करते, समीशन यूज़ करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने एन से लेकर, मिसाल है 1 से लेकर 5 तक नंबर्स को ऐड करना है तो हम ये समीशन यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम लोगों ने कोई चीज़ें प्रोडक्ट में लेनी हो तो हमारे पास ये वाला साइन यूज़ होता है, प्रोडक्ट वाला। इस तरह मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को। इधर आप लोग कह लें कि आप लोगों के पास जो गैमा फंक्शन होगा, अगर मिसाल है हम लोग इसको गैमा इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू 1 से 2, तो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ जाएगा मिसाल है, तो इस एफ ऑफ एन आ जाएगा मिसाल है, तो ये एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास प्रोडक्ट का आएगा, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट कर दें तो ये एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आपस में प्रोडक्ट में आ जाएंगे एडिशन समीशन के अलावा। तो ये हम लोग इस इधर यूज़ करते हैं, और इस समीशन के अंदर ये वाली टर्म्स है जिसमें जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो आर है या गैमा कह लें, ये हमारे पास यूलर्स कांस्टेंट कहलाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि यूलर्स कांस्टेंट होता क्या है। ये होता है जी यूलर कांस्टेंट गैमा इज़ डिफाइंड एज, या आर इज़ डिफाइंड एज लिमिट एन इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट अनडिफाइंड पे हो एच एन माइनस लॉग एन की। ठीक हो गया। अब एच एन इसमें क्या है? ये हमारे पास यूँ कह लें कि फाइनाइट हार्मोनिक सीरीज़ है बेसिकली, और लॉग एन भी हमारे पास लॉगरिथम का फंक्शन हो जाएगा। तो के इज़ इक्वल टू 1 से लेकर एन तक 1/k हो जाए ये एच एन। अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है इसकी आर की, ये हमारे पास क्या कहलाती है? यूलर्स कांस्टेंट कहलाती है। अब इसको हम लोग यूलर्स मैस्करोनी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो कहते हैं क्योंकि ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने ये मिलकर कांस्टेंट को डेवलप किया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसकी एग्जिस्टेंस को देखते हैं कि ये एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, और इसकी रेंज क्या होगी बेसिकली इस मतलब फंक्शन की। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रूव दैट ये जो गैमा है या आर है, मैं इसको गैमा पढ़ लेता हूँ या मैं आर पढ़ लेता हूँ क्योंकि गैमा इधर यूज़ होगा ये वाला, तो हम इसको आर कह लेते हैं। प्रूव दैट आर एग्जिस्ट करता है, और ये जो आर की जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 1 तक होगी, और 0 इसमें इंक्लूड हो, यानी आर की वैल्यू 0 आ सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोगों ने इसके प्रूव करने से पहले करना क्या है, हम लोगों ने एक मतलब कोई यूँ कह लें कि एक सीक्वेंस लेना है ए एन। ठीक है, उसको पहले हम लोग प्रूव करवाएंगे, वो डिक्रीजिंग है। अब ये आगे क्यों करवा रहे हैं वो आगे आप लोगों को जब प्रूफ में जाएंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इसका। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सीक्वेंस अब चूँकि आर की वैल्यू है ना, देखें अब हम लोग आर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि जो ए एन है ये एच एन माइनस लॉग एन के ही बराबर क्यों लिया है? क्योंकि देखें हम आर की डेफिनेशन में क्या है, एच एन माइनस लॉग एन। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम फाइनाइटली पहले इस चीज़ को कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ डिफरेंट फार्मूलाज या रिजल्ट्स या प्रोसेस करके फिर उसके ऊपर हम लिमिट इन्फिनिटी पर लगा देंगे, तो वहाँ से हमारे पास आर की एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो जाएगी, और इधर से इसकी जो रेंज है वो भी आ जाएगी। ठीक है, तो अब चूँकि डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग का आप लोगों को कंसेप्ट मैं जो है वो अभी बता देता हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अब डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि डिक्रीजिंग हम लोग किसको कह सकते हैं।
अब हम लोग मिसाल है कोई एक मिसाल में आपको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को इसका जनरल आइडिया दे देता हूँ कि डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कम हो रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम इसको यूँ कह सकते हैं कि पहले चीज़ बड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। अगर सीक्वेंसेस या सीरीज़ की टर्म्स में इसको देखें तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहले वाली टर्म होगी ना, वो आगे आने वाली टर्म से बड़ी हो जाएगी। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मतलब बेसिकली तो यूँ होगा ना कि इसको an+1 जो है वो हमारे पास जो मतलब आगे आने वाली टर्म है वो छोटी हो जाएगी, या इक्वल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस यूँ कह लें कि कांस्टेंट सीक्वेंसेस भी होते हैं, उनको हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो क्योंकि उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसको इंक्रीजिंग कह लें या डिक्रीजिंग कह लें, उससे कोई हर्ज नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू यूज़ करेंगे, तो इक्वल टू ना भी यूज़ करें तो कोई ऐसा इशू नहीं बनेगा। तो फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे इक्वालिटी भी आ सकती है। तो ये ए एन, यहाँ पर जो एन होता है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स के सेट से। अब देखें, कोई भी चीज़ है नेचुरल नंबर्स के सेट से यहाँ पर क्यों बिलोंग करवाई जाती है, मतलब यानी कि हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जो सीक्वेंसेस होते हैं उनमें जो हम लोग यूज़ करते हैं टर्म्स, यानी A1 A2 A3 1 2 3 नेचुरल नंबर से ही क्यों होते हैं। देखें, ये हमारे पास टर्म्स हैं और टर्म्स किसी पर्टिकुलर फिज़िकल थिंग को बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं मिसाल देता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ज़रा थोड़ी सी फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि एक जगह है, ठीक है, तो हम लोगों ने उसके टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर का हम लोगों ने सीक्वेंस बनाना है कि इस वक्त में इतना टेम्परेचर था और इस वक्त में इतना टेम्परेचर था। तो मिसाल है, हम लोगों ने T=1 पे मापा, तो वो मतलब टेम्परेचर हमारा T का फंक्शन बनेगा ना, तो हम सीक्वेंसेस में इसको इस तरह कह लेते हैं। ठीक हो गया। तो अब चूँकि टेम्परेचर टाइम डिपेंडेंट होता है, तो इसका मतलब ये T1 टेम्परेचर, यानी कि T=1 सेकंड के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर आएगा T1। इसी तरह हमारे पास यानी कि T=2 के ऊपर टेम्परेचर आएगा T2, इसी तरह +1। तो अब देखें, टेम्परेचर जो है वो यानी कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। टाइम कभी भी नेगेटिव तो होता नहीं है। इसी तरह हम लोग डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। वेलोसिटी की एग्जांपल ले सकते हैं। अब वेलोसिटी भी टाइम डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट होगी, तो इसका मतलब टाइम फिर वही बात आ गई। तो ये मतलब बस समझाने के लिए कि पर्टिकुलर एग्जांपल थी, क्योंकि ये हमारे पास जो टर्म्स होती हैं ये किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट होती है ये नेचुरल नंबर्स में से, ताकि सबस्क्रिप्ट पॉजिटिव रहे। क्योंकि देखें ना, आप किसी चीज़ को नंबर दे रहे हैं तो आप यूँ तो नहीं ना कहेंगे कि अब मिसाल है 10 सेब पड़े हैं तो -10 सेब पड़े हैं, या -10 अंगूर पड़े हैं, इस तरह करके तो आप नहीं बगेंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग इसको कॉमनली नेचुरल नंबर से बिलोंग करवा लेते हैं। ठीक हो गया। किसी जगह पे A0 भी आप लोग देखेंगे, मतलब A0 वहाँ पे होल नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग जहाँ शुरू करें, कहीं दफ़ा 1 से शुरू कर रहे हैं तो कई जगह हमें 0 से शुरू करना पड़ जाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, मैं एक आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ, मिसाल है AN सीक्वेंस है, -1 -2 अप टू सो ऑन 0 अप टू सो ऑन। मिसाल है, ये इंटीजर्स का सीक्वेंस है। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन बनता है कि ये तो नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। देखें, मैंने क्या कहा कि सबस्क्रिप्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं, वो होती नहीं। अब देखें, मैं मिसाल देता हूँ। टेम्परेचर तो चलें, नेगेटिव टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कम हो रहा है, हम उसकी वैल्यू मतलब यानी कि नेगेटिव फिज़िक्स में कंसिडर करते हैं। वेलोसिटी कम हो रही है, जो हमारे पास डिसलेरेशन का कंसेप्ट होता है, यानी ग्रेविटी की टर्म्स में, वो हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो टर्म्स नेगेटिव तो हो सकती हैं, लेकिन उनकी नंबरिंग नेगेटिव नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोग बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हैं। चलें, अब हम लोग आ जाते हैं अपने डिक्रीजिंग वाली की तरफ। अब यहाँ पर डिक्रीजिंग क्या होगा कि जो पहले वाली टर्म है वो अगली आने वाली टर्म से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक हो गया। हम लोग मिसाल है कोई सीक्वेंस से कंसिडर कर लेते हैं AN=1/। ठीक है, अब ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा। क्यों बनेगा? जहाँ पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स में से। ठीक हो गया, क्योंकि होल नंबर्स में से करवाएंगे ना, या आप लोग यूँ कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव नंबर्स में से करवाएंगे, तो
नॉन नेगेटिव कैसे होते हैं, ये मैंने जो है वो आई थिंक रियल एनालिसिस है या फिर जो मैं नंबर थ्योरी का कोर्स पढ़ा रहा हूँ या रियल एनालिसिस का, मेरे ख्याल रियल एनालिसिस का जो मैं कोर्स शुरू किया है उसमें जो है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने इसका कंसेप्ट जो है वो बताया है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो अब ए एन एक सीक्वेंस है, हम लोग A1 लेते हैं, अब वो क्या आएगी 1/1 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह A2 लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा। A3 लेते हैं वो 1/3 आ जाएगा। तो आप लोगों को पता है जो जो डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा ओवरऑल आंसर छोटा होता चला जाता है। तो इसका मतलब कि ये पहली टर्म थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, तो आगे आने वाली टर्म्स जो हैं वो पहले वाली टर्म से छोटी होती जा रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू कम होती चली जाएगी और आप लोगों को पता है कि ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है, ये वाली सीक्वेंस कह लो या सीरीज़ कह लो, ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। चलिए अब हम लोग अपने असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हम लोग ए एन को कह लेते हैं कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक हो गया। तो ए एन हमारे पास क्या है कि एक अब हम लोगों ने ए एन को ये सपोज कर लिया, मैंने इसकी वजह आप लोगों को बता दी थी कि ए एन को मैंने ये चीज़ सपोज क्यों की है। अब इसके लिए हमें जिस तरह मैंने यहाँ पे क्या किया था, हमें दो चीज़ चाहिए कि हमें आगे वाली भी वैल्यू चाहिए, पीछे वाली भी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने ए एन कह लिया और इसको an+1 हम लोगों ने कह लिया। इसी तरह जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एन रिप्लेस हो जाएगा। फिर हम लोग देखें, अच्छा ये यहाँ पर डिफरेंस क्यों लिया है। अब देखें ना, अब हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करवानी है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि an+1 माइनस an को हम लोग लेस दैन 0 प्रूव करवा दें। अगर ये चीज़ हम लोग पॉसिबल हो करवा दें तो हम लोग इसको दूसरी साइड पे लेके जाके हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग ये चीज़ प्रूव कर दिया। तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली प्रूव करने की बजाय हम लोग ये चीज़ प्रूव करेंगे अब, ठीक है। तो इसी तरह हम लोगों ने an+1 जो है वो हमारे पास यूँ कह लें कि an में से माइनस हो गया, इनकी वैल्यूज़ पुट की, सिंपल से क्या किया, इनको रीअरेंज कर लिया। अब यहाँ पे लॉग की वो प्रॉपर्टी यूज़ हुई, या लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग ऑफ m/n जो होता है, ये 9th क्लास में पढ़ाई जाती हैं प्रॉपर्टी। तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है, ठीक है। यानी कि जो नीचे होगा वो माइनस के साथ लॉग के साथ अलग हो जाएगा। इसी तरह जो एक और प्रॉपर्टी होगी कि लॉग ऑफ एम एन कह लो, तो वो हो जाएगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, मतलब ये आपस में इक्वल होती है। इसी तरह आप लोग उधर जाकर देख सकते हैं बुक्स में कि इसकी लॉग की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगाई। अब आगे सिर्फ आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जस्ट सिंप्लीफिकेशन है इसकी, और कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे log n+1 था, तो अब हम लोगों ने ना एच एन देखे, मैंने आप लोगों को एच एन पहले क्या बोला था, एच एन की ये वैल्यू बोली थी आप लोगों को। अब ये जो HN+1 है और ये है, अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे n है तो ये समीशन n तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ n+1 है तो समीशन n+1 तक जाएगा। ये नहीं करना कि यहाँ पे n है तो आप यहाँ 1/n कर दें और यहाँ 1/n+1 कर दें, ये चीज़ नहीं करनी। आप लोग यहाँ गौर करें, यहाँ n है तो यहाँ n है, ये k या डिफरेंट हो सकता है, हम अपनी मर्ज़ी से रख लें, लेकिन जो यहाँ एच की सबस्क्रिप्ट में होगा वही समीशन वहाँ तक जाएगा। अब यहाँ जिस तरह n+1 है और HN है, तो यहाँ पर इसी तरह सिमिलरली अब AN में जो है आप लोगों के पास क्या आया कि जब वहाँ पे n+1 था तो हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट j कर ली, सिर्फ डिफरेंस बनाने के लिए कि ये आप j पढ़ सकते हैं इसको। तो इसका मतलब कि j इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n+1 1/j माइनस इसको आप i कह लें, आई कह लें, आई इज़ इक्वल टू 1 से लेकर n, क्योंकि an था तो an हो गया, आई इज़ इक्वल टू 1/n, और वो लॉग वाली टर्म ऐसे ही आ गई साथ। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग इनको ओपन करके जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ भी नहीं करना। हम लोगों ने इसको ओपन किया तो ये ओपन यहाँ तक आ गई। अब इसको ओपन किया तो माइनस बाहर था तो माइनस सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई गई, ये आ गया और बाहर ये बच गया। अब आप लोग एक चीज़ देखें तो हमारे पास होगा क्या, ये 1/1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, इसका मतलब ये सब कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि इस इधर n+1 था तो इधर ये भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी 1/n+1, वो हम लोगों ने लिख ली और साथ ये आ गया। तो इस इधर क्या किया हम लोगों ने, +1 -1 किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 - 1/n+1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉग की हम लोग लगाएंगे एक्सपेंशन, ठीक है। अब लॉग की एक्सपेंशन क्या होती है
कि log ऑफ हमारे पास x कह लें, वो हमारे पास, या सॉरी 1 - x होता है, ये log ऑफ 1 - x की एक्सपेंशन है, वो क्या होती है हमारे पास 1/x प्लस 1/2x² प्लस 1/3x³। इस तरह वो चलती चली जाती है, इनफाइनाइट बन जाएगी। अब ये वाली जो है हम लोग इसके एक्सपेंशन इधर यूज़ करेंगे। अब यहाँ x का रोल अदा करेगा 1/n+1। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने इस एक्सपेंशन लगाई, तो यहाँ पे 1/n 1/2 n+1² और ये अप टू 1 चलता चला गया। अब जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे सब टर्म के साथ माइनस आएगा। अब ये 1/n+1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस को हमने फिर बाहर ले लिया, तो मैंने इधर से डायरेक्ट स्टेप लिख दिया, तो बाकी ये वाली टर्म्स बच जाएंगी। अब देखा जाए तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अब यहाँ पर के इसको लिखने के यहाँ दो तरीके हो सकते हैं, जो मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला तरीका यूज़ किया, आप लोग वो वाला कर सकते हैं, मैं उसका भी बता दूंगा। तो अब यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका मतलब ये अप टू 1 चलता चला जा रहा है। तो यहाँ जो इसकी समीशन होगी, सीरीज़ बनेगी, वो k = 2 से अनडिफाइंड पहली चीज़। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ k2 है, तो ये वहाँ 1/2 k आ जाएगा। अब यहाँ यहाँ n है, तो यहाँ आई थिंक n रहना चाहिए था, तो यहाँ पर n ही रहेगा, यहाँ पर n ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा k। ठीक हो गया, यहाँ n ही रहेगा और यहाँ आ जाएगा k। इसी तरह यहाँ n रह जाएगा और यहाँ आ जाएगा k, क्योंकि n तो चेंज ही नहीं ना हो रहा, n तो सब में है, तो इसका मतलब जो चेंजिंग आ रही है हम लोग जो यहाँ लिखेंगे वही वेरिएशन हम लोग करेंगे ना। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा n × n+1। इसी तरह इसको आप पुट करके देख सकते हैं कि k = 2 के लिए ये टर्म बन जाएगी, k = 3 के लिए ये बन जाएगी, और अप टू 1। अब एक चीज़ आप लोग नोट करें कि ये वाली सीरीज़ जो है, अब यहाँ पर k क्या है, 2 से शुरू हो रहा है, मतलब 2 से छोटा नहीं है, 2 या 2 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर k भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ >0 इक्वल टू नहीं लिखेंगे क्योंकि k = 0 वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो k भी पॉजिटिव है और n चूँकि है ही नेचुरल नंबर, तो ये वैसे ही 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि दो पॉजिटिव नंबर्स की समीशन डिवीजन जो भी आप लोग कर लें, वो आंसर चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये वाली जो सीरीज़ है ये पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये वाली पूरी की पूरी माइनस में है, तो 0 से छोटी बन जाएगी एज अ पूरा रिजल्ट माइनस के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इक्वल किसके था, हमारे पास an+1 an के इक्वल था। ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला आंसर लेस देन 0 हो गया। अब देखें, मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको इस चीज़ को प्रूव करने की बजाय ये चीज़ प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू था तो यहाँ पे भी इक्वल टू लिख लिया था। अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं आया, तो मैंने आपको कहा था जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन हम लोग उसको लिखते हैं, कोई ऐसा उस इक्वालिटी या का फ़र्क नहीं पड़ता रिज़ल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आया, इक्वालिटी बनता भी नहीं था, क्योंकि ये आंसर 0 तो नहीं होगा, पॉजिटिव कुछ ना कुछ जब 2 से शुरू हो रहा है तो इसकी समीशन 2 से तो बड़ी ही होगी। तो इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि an+1 जो है, an+1 जो है वो हमारे पास लेस देन an हो जाएगा फॉर ऑल n। अब यहाँ फॉर ऑल भी n भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो n शुरू में चलता आ रहा है, शुरू से n चलता आ रहा है, वो n फॉर ऑल की बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी फॉर ऑल n आएगा, ये भी फॉर ऑल n, ठीक है, ये भी। तो इसका मतलब कि हम लोग ये वाला काम फॉर ऑल n के लिए करें। फॉर ऑल n का मतलब कि n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी n कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने n को क्या कह दिया था कि वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जब शुरू से चलता आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर ऑल n कह लें, या फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n यानी कि नेचुरल नंबर्स कह लें। तो यहाँ पे हम लोगों को ये डिक्रीजिंग प्रूव होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग an को डिक्रीजिंग हम लोगों ने बना लिया है।
तो फर्दर मोर वी नो दैट इफ़ टी इज़ टी इंक्रीज़ 1/t डिक्रीज़, जाहिर सी बात है कि जब टी इंक्रीज़ करेगा, जिस तरह हम लोग मिसाल का लेते हैं 1/1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, तो इसका मतलब ये टी जिस तरह ये नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, इस तरह ओवरऑल आंसर छोटा होता चला जाएगा। अब हम लोग ना एक इनइक्वालिटी ख़ुद से कंसीडर करते हैं। अब ये कंसीडर कैसी की है, इसकी क्या लॉजिक है, इसके लिए कुछ जो है वो साइंसदान ने बहुत मेहनत की, हम लोगों को ये डायरेक्ट रिज़ल्ट मिल गया, तो हम लोग ये याद कर लेते हैं कि इनइक्वालिटी क्या है। अब ये इनइक्वालिटी हम लोगों ने याद कर ली। अब इसमें m जो है वो 2 है या 2 से बड़ा है। अब ये ऐसा क्यों है? असल में जो हमारे पास इनइक्वालिटी है थी वो पीछे वाली, वो हमारे पास क्या थी, 2 से शुरू हो रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दूसरा लिखने का तरीका बताना भूल गया, वो मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। वो क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इस वाली चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। हम लोग लिखते कि समेशन के इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, या हम लोग कह लेते हैं कि के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, सॉरी, कि एक सीरीज़ को लिखने के जनरलाइजेशन में डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो कुछ बुक्स वाले ये वाली जो अब मैं लिख रहा हूँ ये भी चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो के इज़ मतलब के इज़ इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर, अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने 2 बनाना है, तो यहाँ 1 से शुरू होगा, तो इसको हम k+1 कर देंगे। k+1 इंटू n+1 होल पावर k+1। कुछ लोग ये वाली सीरीज़ भी यूज़ करते हैं, तो मुझे ये इजी ज़रा लेकिन लिखने में, तो मैंने इसको ज़रा लिख दिया क्योंकि ये ज़रा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ सी महसूस होती है। तो ये ज़रा सिंपल सी, मतलब दोनों का एक ही है। मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, इसमें भी k पॉजिटिव होगा, n पॉजिटिव होगा, ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब चाहे ये लिख लें चाहे ये लिख लें, इससे ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरली तो हम लोगों ने 0 से छोटा बनाना है ना, तो इस वजह से आप ये लिख लें चाहे ये लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो हम लोग ये इनइक्वालिटी जो है वो कंसीडर कर ली। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर हम लोगों ने समीशन लगाया m इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि हम लोगों ने n तक बनाना था ना समीशन, तो अब देखें क्योंकि an की बात हुई थी, यहाँ पर an की बात हुई थी, तो इस वजह से हम लोग m इज़ इक्वल टू 2 से n कर रहे हैं। तो इसी तरह पूरी में लगा ली हम लोगों ने, इसको इधर एक्सपेंड कर लिया, इसको ऐसे रखा, इसको इधर एक्सपेंड कर लिया। अब इधर क्या है, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे h वो बनाना है, वो जो h था ना ये वाला, अब ये चीज़ हम लोगों ने बनानी है इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 की कमी थी, तो हम लोगों ने +1 -1 कर लिया, +1 इधर लिख लिया, -1 इधर। अब इधर देखा जाए तो इधर हमारे पास जो कमी थी वो 1/n की कमी थी, क्योंकि ये 1/n-1 है, तो इससे एक अगली टर्म 1/n, क्योंकि देखें यहाँ पर k है तो यहाँ 1/k चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर मतलब यानी कि एक वैल्यू थी 1/n, तो वो हम लोग ने प्लस माइनस कर ली। तो अब ये वाली चीज़ जो है, ये वाली ये इतनी चीज़ ये हमारे पास बन गई, वो वाली सीरीज़ बन गई, और ये -1 रहा। इसी तरह हमारे पास ये इतनी वही चीज़ बन गई, ये -1/n ऐसे ही रहा। इसको हम लोगों ने hn लिख लिया, इसको hn लिख लिया। अब हम लोगों ने इसको एक्सपेंड कर लिया, यानी कि m इज़ इक्वल टू यहाँ m-1/m से ये वाली चीज़ जो है हम लोगों ने एक्सपेंड कर ली। तो अब ये वाली जो है वो हम लोगों ने m इज़ इक्वल टू 2 के लिए 1 से 2 d/dt, 2 से 3 n-1 से n, और इसी तरह हम लोगों ने इसको कर लिया। अब जब इसकी करेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ t आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ t लिमिट पुट कर देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 -1 आ जाएगा। इसी तरह नेचुरल लॉग ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 और अप टू सो ऑन नेचुरल लॉग ऑफ n-1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखा जाए तो ये वाला जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल, इसी तरह हमारे पास इस 1 की भी आगे कोई ना कोई होगी, वो भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल। तो इसका मतलब यूँ समझ लें आप लोग इसको याद रखने के लिए कि 2 था ना, तो इससे आगे कहीं 2 आ रहा है, ठीक है, तो वो कैंसिल हो रहा है। 1 था तो इससे आगे कहीं 1 आएगा, 3 है तो इससे आगे कहीं नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 3 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो एंड पे नेचुरल लॉग ऑफ n है, उससे आगे कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो नेचुरल लॉग ऑफ n, मतलब कोई टर्म ही नहीं है, तो नेचुरल लॉग ऑफ n तो कैंसिल नहीं होगा। मतलब इस तक ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखें ना आप लोग, इससे पिछली प्रीवियस टर्म कैंसिल हो रही है, इससे प्रीवियस टर्म कैंसिल हो रही है, तो ये इससे प्रीवियस टर्म तो ये कैंसिल हो जाएगी, पीछे किसी ना किसी n-1 कहीं पे आ जाएगा, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, तो वो ये वाली टर्म हम लोगों ने लिख ली। फिर हम लोगों ने hn को क्या किया, माइनस कर लिया पूरी इनइक्वालिटी में से, यानी -hn के साथ ये जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास बन गई। माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी उलट जाएगी, ये 1/n इधर आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास चीज़। अब देखें
आर के लिए हमें क्या चाहिए था, एच एन माइनस लॉग एन। वो एच एन माइनस लॉग एन अब यहाँ पे नेचुरल लॉग बना है, तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जब हम लोग एन अप्रोचेज इन्फिनिटी पर जाते हैं ना, तो कुछ बुक्स में इसको नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग के बराबर भी लिया है, क्योंकि ये कॉमन लॉग यहाँ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ नेचुरल लॉग आया है। तो आप लोग कॉमन लॉग यूज़ कर ले, नेचुरल लॉग यूज़ कर लें, इसका कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एन पर देखिए मैंने पहले आपको क्या कहा था कि हम लोग एन के लिए प्रूव करके लिमिट एन डिफाइंड मतलब लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगा देंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी लगाई, तो यहाँ पर क्या बन गया, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/n। इसी तरह इस पे और इस पे। अब ये आर की डेफिनेशन के मुताबिक और ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके कि नेचुरल लॉग ऑफ एन लॉग एन के बराबर हम लोगों ने सपोज कर लिया है, तो ये बराबर यूज़ करके ये वाली आर की डेफिनेशन बन जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक छोटा सा पॉइंट है आप लोगों का। अब जो पीछे इनइक्वालिटी हम लोग चलाते आ रहे हैं उसमें इक्वल टू नहीं था, लेकिन हम लोगों ने बेसिकली यहाँ प्रूव क्या करना है कि ज़ीरो इक्वल टू में बनाना है। अब यहाँ पर ना लिमिट की एक कंडीशन लगती है, मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ जल्दी जल्दी, वीडियो लेक्चर भी थोड़ा लेंथी हो गया है। तो वो अब क्या आएगी कि आप लोग यूँ कह सकते हैं कि जिस वक्त अब इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये वाली सीरीज़ किसको कन्वर्ज करती है, इसका 1/, इसका आंसर क्या आएगा, अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/∞ ज़ीरो आ जाए। यानी मिनिमम ज़ीरो आ सकता है, या तो ज़ीरो ना आ सकता तो हम लोग यही रखते। जब ज़ीरो आएगा, जब इस लिमिट को हटाते जाएंगे ना, यानी लिमिट का आंसर ज़ीरो आ सकता है, तो ज़ीरो के इक्वल तो लिया जा सकता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर फिर इस लिमिट की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे फिर ज़ीरो के साथ इनइक्वालिटी, क्योंकि इसका आंसर मिनिमम ज़ीरो तो आ सकता है, क्योंकि हमारे पास इसका आंसर, इस लिमिट का आंसर क्या आता है, इस लिमिट का आंसर ज़ीरो आता है। जब ज़ीरो आ सकता है तो यहाँ पर हमें इक्वालिटी लगा सकते हैं। बुक्स में ये किया होता है कि उन लोगों ने डायरेक्ट ये स्टेप किया, उन लोगों ने ये चीज़ नहीं बताई, तो मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी है। अब यहाँ लिमिट 1 है, तो यहाँ ऐसे नहीं कर देना कि यहाँ पे 1 है तो 1 नहीं आना था, तो इक्वालिटी बना दी। यहाँ इक्वालिटी यहीं रखेंगे, क्योंकि लिमिट का आंसर 1 है तो 1 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसको इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, इधर इक्वालिटी लगा देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, इधर आर की हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई और ये ईलर कांस्टेंट था। अब देखें, इसकी कुछ ना कुछ रेंज आ रही है, यहाँ पर रेंज आ रही है, इसका मतलब इस रेंज में ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, यहाँ इसकी एग्जिस्टेंस भी शो हो गई और यहाँ इसकी रेंज भी डिस्क्राइब मतलब आ गई है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।